आसाम में नए इनिशिएटिव्स के तौर पर पहली बार मतदाताओं को ये मौका मिलेगा कि मोबाइल घर पर छोड़ने जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से पोलिंग स्टेशन के दरवाजे तक पहुँचें और बाहर मोबाइल फ़ोन आप रखने के बाद अंदर जाके वोट करें और आ जाएं। ये काफ़ी मांग रही थी पहले से, तो चुनाव आयोग में ये निर्णय हुआ कि ये हमें सुविधा प्रदान करनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे जो कैंडिडेट्स चुनाव लड़ते हैं वो भी एक बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो कई बार उनकी शिकायत आती थी कि जो हमारा फ़ोटो लगता है वो इतना पुराना होता है या ब्लैक एंड वाइट में होता है कि हमारे मतदाता हमको पहचान ही नहीं पाते हैं ईवीएम में। तो उसको दूर करने के लिए कैंडिडेट्स के लिए पहली बार कलर्ड फ़ोटो का इस्तेमाल होगा आसाम में, और साथ ही साथ ईवीएम में जो सीरियल नंबर होता है और जो नाम का फॉन्ट होता है वो भी बड़े अक्षरों में होगा। पहली बार आसाम में 1200 इलेक्टर्स की एक लिमिट लगाई गई है, जिससे कि मतदाताओं की क्यू में बहुत ज़्यादा लोग न लगें, ज़्यादा देर वेट न करना पड़े, और ख़ास तौर से जब शाम को मतदान खत्म होता है तो वो भीड़ कम से कम रहे। पहले एक ये भी विषय आता था कि राजनीतिक दलों को मतदान केंद्र से बहुत दूर बैठा दिया जाता था, तो वो लोग कई बार मतदाता गलत बूथ में न चला जाए, कई बार मतदाता को रास्ता बताने के लिए जो वो स्वयं एफर्ट करते हैं, इसलिए वो 100 मीटर के दायरे तक अपनी टेबल लगा सकते हैं। कई बार ये भी होता था मतदाताओं को कि जो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप होती है वो देने तो आते हैं बीएलओ साहब, लेकिन उसमें मेरा बूथ कौन सा है, तो कई सारी चीज़ वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप में लिखी होती हैं, इसलिए उसको एक कोने में बहुत बड़े शब्दों में लिख दिया गया, जिससे कि मतदाता ज़रूर जाकर वोट करे। जैसा कि मैंने आपको कहा था, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप एक तरह से चुनाव आयोग की तरफ से बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा हर मतदाता को दिया जाने वाला एक न्योता है, एक इन्विटेशन है। इसी तरीके से पहले जैसे 40 ऐप्स होती थी, तो कई बार हमारे मीडिया कर्मी भी और कई बार जो हमारे जो इलेक्शन में लोग इंटरेस्ट रखते हैं, मतदाता हैं, राजनीतिक दल हैं, उनको कई सारे ऐप्स देखने पड़ते थे। इस काम के लिए ये वाला ऐप, इस काम के लिए ये वाला ऐप। अब सारा एक में कर दिया गया है। अगर आप प्ले स्टोर्स में जाएंगे तो ECI नेट के नाम से आप डाउनलोड करें, और उसके बाद चुनाव आयोग के पास जितनी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिक में साझा हो सकती है वो वहाँ पर आपको मिलती है। और जैसे जैसे मतदाता सूची हो या जैसे जैसे चुनाव हो या जैसे जैसे इंडेक्स कार्ड्स हों, सारे डेटा उस पर डाल दिए जाते हैं। पहली बार आसाम में 100% वेबकास्टिंग होगी, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर पोलिंग स्टेशन पर, जिसकी निगरानी हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स भी रखेंगे और DM साहब लोग भी रखेंगे। पहले कई बार ये बात आती थी कि मतदान कितने प्रतिशत हुआ, तो एक टीवी चैनल एक आंकड़ा बताता है, एक इंटरनेट की कोई एजेंसी दूसरा बताती है। अब आपको कुछ नहीं करना, आप इसी नेट पे जाइए और आपको हर 2 घंटे बाद जो सच्ची वोटर टर्नआउट की परसेंटेज है कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज या पूरे स्टेट की, आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स आपने देखे थे, जब वो पहले किसी मतदाता के घर में जाते थे तो मतदाता उनसे पूछता था कि आप कौन। अब उनके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, उनका मान होता है, और वो हर घर जाकर जो भी मतदाताओं के संबंधित सूचना लेनी हो या उनको गाइडेंस देनी हो, दोनों ही बड़े सुगम तरीके से कर सकते हैं। ये कुछ मैंने बताए, ऐसे लगभग 17 से 18 इनिशिएटिव्स हैं जो कि लिए जा रहे हैं। जहाँ तक आसाम की बात है, चूँकि आप सबको पता है कि आसाम एकमात्र राज्य ऐसा है जहाँ की NRC की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए बाकी 12 राज्यों और प्रदेशों में SIR हुआ और असम में स्पेशल रिवीजन हुआ। और इस स्पेशल रिवीजन के साथ ही साथ हर BLO ने हाउस टू हाउस सर्वे किया और उसके साथ ही मतदाताएं सूची बनाई। अगर मतदाता सूची में आज भी कोई भी
पात्र मतदाता एलिजिबल इलेक्टर अगर छूट गया है, उसके पास दो विकल्प हैं। एक, वो फॉर्म 6 भर सकता है, और दूसरा, फॉर्म 6 भरने के बाद भी अगर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उसको पात्र नहीं पाता है, एलिजिबल नहीं पाता है, तो वो डीएम साहब को अपनी अपील दे सकते हैं। मुझे आपको बताते हुए ये आंकड़े आपको ज़रूर बताने चाहिए कि लगभग 2.5 करोड़ से भी अधिक मतदाता सूची में अभी तक सिर्फ 500 अपील सारे जिलों को मिलाकर आई हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स, एईआरओज और ईआरओज ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जहाँ तक तारीख की बात है, चुनाव आयोग इसका निर्णय करता है और पत्र वार्ता के जरिए आप सबको सूचित करता है। हम लोग दिल्ली जब जाएंगे, उसके बाद चुनाव आयोग बैठेगा और समुचित तारीखों का निर्णय करेगा। जहाँ तक स्पेशल रिविजन्स के मोटिव का सवाल है, लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 धारा 21 के तहत हर चुनाव से पहले चुनाव आयोग को एक रिवीजन कराना अनिवार्य है, जिससे कि मतदाता सूची शुद्ध हो पाए। जैसा कि मैंने आपको पहले बतलाया था, चूंकि असम की एनआरसी की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है, इसीलिए यहाँ का स्पेशल रिवीजन बाकी 12 राज्यों से अलग था। बाकी 12 राज्यों के लगभग 51 करोड़ मतदाताओं में से कईयों के एसआईआर का अंतिम चरण आ चुका है और कईयों के एसआईआर खत्म हो चुके हैं। आसाम में स्पेशल रिवीजन किया गया और इसका मोटिव एकमात्र मोटिव था, राजनीतिक शोरगुल में जो कानूनी प्रक्रिया है उसके मोटिव में फ़र्क नहीं पड़ता। स्पेशल रिवीजन का एकमात्र मोटिव था all eligible electors to be included and all ineligible electors to be excluded। जहाँ तक इलीगल माइग्रेंट्स की बात है, अगर जो नाम कटे हैं, जो भी बीएलओज वहाँ पर गए होंगे, उन्होंने उनको इनएलिजिबल पाया होगा तो वो नाम हटे भी होंगे, और जो पात्र मतदाता यंग वोटर्स, जैसे आपने देखा था 2 बच्चे आए थे, या कई लोगों के नाम जो कई बार आ जाते हैं यहाँ पर, उनके नाम जोड़ने होते हैं, उनके नाम जुड़े भी होंगे। तो ये काम हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने बहुत ही मेहनत से किया है। मतदाताओं का नाम जोड़ना या मतदाताओं का नाम हटाना या चुनाव कराना, ये चुनाव आयोग का भारत संविधान के अनुरूप दायित्व है और चुनाव आयोग अपने दायित्व का पूर्ण निर्वहन कर रहा है। बिहू आसाम का मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, और बिहू की तारीखों को ध्यान में रखते हुए ही चुनाव आयोग कुछ निर्णय करेगा। अब ये कह पाना, और ये आपके सवालों का सारा जवाब मैं पिछली बार दे चुका हूँ कि कितने फेजेस में होगा और कब होगा, ये चुनाव आयोग वापस जाके निर्णय करता है, और इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं। आप निश्चिंत रहें, जो भी चुनाव आयोग का निर्णय होगा वो मतदाताओं के हित में ही होगा और संविधान और कानून के अनुरूप ही होगा।